चलिए स्टार्ट करें अपना टॉपिक। चलो अब ध्यान देना। हाँ, डीटी का अपना जो रिवीजन चल रहा था वो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारे चैप्टर्स जो है डिस्कस किए। आज जो चैप्टर्स बचे हैं वो भी टेक्निकली इंपॉर्टेंट और मेन चैप्टर्स हैं। तो पीजीडीपी से स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक मेजर चैप्टर है, सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्वियसली आपको इस चैप्टर में से कुछ ना कुछ मिलेगा, बट काफी बड़ा हेड ऑफ इनकम हमें पता है। तो इसमें से कौन सी चीजों को प्रायोरिटी देनी है, कौन से सेक्शंस पे पहले फोकस करें, वो देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मीनिंग बताया था बिजनेस और प्रोफेशन का। बिजनेस में बोला कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको आप ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर या एडवेंचर में काउंट कर सको, ये सारी चीजें जो है बिजनेस में कवर होती है। प्रोफेशन वर्ड में वोकेशन को इंक्लूड किया। दूसरी बात ये बोली कि प्रोफेशन सिर्फ किसी डिग्री के बेसिस पे या क्वालिफिकेशन के बेसिस पे डिसाइड हो, जरूरी नहीं है। कोई भी ऐसा काम जो आपके स्किल के बेसिस पे या वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन या डिग्री के बेसिस पे आप कर रहे हो, वो सारी चीजें इस प्रोफेशन वर्ड में कवर हो जाती है, इंक्लूडिंग वोकेशन। वोकेशन में हमने देखा था कि जहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, जिन लोगों की फॉर्मल स्कूलिंग या प्रॉपर एजुकेशन नहीं हुई है, उनके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाती है, जहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर के अंदर आपको काम सिखाया जाता है और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है और उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, विच इज रिकग्निशन कि आपने काम फॉर्मली सीखा हुआ। फिर उसके बेसिस पे आपके लिए जॉब ढूंढना कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है। तो ये सारी चीजें वोकेशन वाले टर्म में कवर होती है। मेन चार्जिंग सेक्शन पे बात हो रही थी, चार्जिंग सेक्शन नंबर 28। चार्जिंग सेक्शन इज ए लिस्ट। इसके अंदर आपको जितने ट्रांजेक्शन दे रखे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन पीजीडीपी के हेड में टैक्सेबल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये सेक्शन आपको ऐसे थियरी वाइज नहीं पूछेंगे कि पूरा सेक्शन 28 समझाओ, लेकिन इसके ट्रांजेक्शंस को कहीं ना कहीं आपको इस सम में यूज कर सकते हो, जिससे आपको एक क्लैरिटी है कि भाई ये ट्रांजेक्शन 28 में कवर होता है तो दिस इज टैक्सेबल अंडर पीजीडीपी, ये वाला नहीं होता है तो ये टैक्सेबल नहीं है। तो एटलीस्ट आप वो क्लासीफाई कर सको, तो आपको ये लिस्ट पता होनी चाहिए। तो सेक्शन 28 टिक करके रखना। इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं वर्ड टू वर्ड लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट ये ट्रांजैक्शन आए तो आपको याद तो आना चाहिए कि टैक्सेबल है या नहीं है। अब थियरी में कोई क्वेश्चन बनाना ही हो बाई चांस, कभी क्या इसमें से ऐसे थियोरेटिकली पूछ सकते हैं। तो एक सेकंड पॉइंट है कॉम्पनसेशन वाला। उसमें क्या 3-4 पॉसिबिलिटीज दे रखी है, वो एक क्वेश्चन बन सकता है थियरी क्वेश्चन कुछ बनाना हो तो। एक पॉइंट नंबर 5 है परक्यूजिट वाला, जो उसमें वो कैश इन काइंड, पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है। ये कुछ पॉइंट्स है जिनको क्वेश्चन के फॉर्म में शॉर्ट थियरी में फिर भी पूछ सकते हैं। इसके बाद स्पेक्यूलेशन बिजनेस वाला एक टॉपिक है, ये थियरी आंसर है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस क्या होता है और कौन सी चीजें स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में कवर नहीं होती, जो एक्सक्लूडेड वाला टॉपिक साथ में आपको दे रखा है। तो ये एक पूरा थियरी आंसर बन सकता है, शायद पास पेपर में एक आध बार पूछा भी हुआ है और वापस भी रिपीट कर सकते हैं। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस हमने देखे जहाँ पे ये श्योरिटी नहीं है कि पेमेंट कितना मिलेगा। सेल्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में क्या होता है कि अमाउंट कंसिडरेशन फिक्स होता है, डिसाइडेड होता है। स्पेक्यूलेशन में ऐसा है कि आज आपने पैसा लगाया, कल वो कितना हो जाएगा यू नेवर नो, इट कैन गो एनी साइड। प्रॉफिट होगा तो कितना होगा उसकी भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम स्पेक्यूलेटिव या रिस्की ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन एक्सक्लूडेड है वो लिस्ट यहाँ पे दे रखी, जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, बाकी ये सब थियरी बेसिक है। आगे सेक्शंस का ब्लॉक है जहाँ पे उन्होंने बताया कि आपकी पीजीबीपी इनकम के सामने कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको क्लेम करने को मिलता है। क्विकली एक बार अपने सेक्शंस को रिकॉल कर लेते हैं। एक सेक्शन नंबर 30 और 31, ये जो पूरा सेक्शन का ब्लॉक है ये साथ में चलता है, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात हो रही है, ऐसे खर्चे जो आपके बिजनेस के लिए हो रहे हैं, आप अपनी बिजनेस इनकम के सामने इसको सेट ऑफ कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 30 है जो सबसे पहले, वो आपकी जो ऑफिस बिल्डिंग है उससे रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं उन सारे एक्सपेंसेस को टारगेट करता है। आपकी जो बिजनेस प्रीमाइस है उसको मेंटेन करने में आपका जो भी खर्चा हो रहा है आप सारा यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, बट इट शुड बी ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड नॉट कैपिटल नेचर। डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस होता है वो सेक्शन 30 में कभी कवर नहीं होगा। सिंपल रीजन कि डेप्रिसिएशन के लिए अलग से एक सेक्शन और बना हुआ है, दैट इज सेक्शन नंबर 32। क्लियर। सेम 31 जो सेक्शन है वो है आपका प्लांट एंड मशीनरी
और फर्नीचर के रिलेटेड एक्सपेंस। तो ये सब बिजनेस प्रीमाइसेस में प्लांट एंड मशीनरी आपने इंस्टॉल किए होंगे, आपकी फैक्ट्री प्रीमाइस ऐसा कुछ है, और अदरवाइज भी जो ऑफिस एरिया होगा उसमें फर्नीचर और ये सब चीज़ें होंगी, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका खर्चा हो रहा है, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो सारे आप यहाँ सेक्शन 31 में रेवेन्यू नेचर वाले एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। और उसको परचेज करने में कोई खर्चा हुआ है जो कैपिटल नेचर का है, वो अगेन 32 में जाएगा। लेकिन जो रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सारी चीज, सर्विसिंग, ये सब जो खर्चे लगते हैं, ये सब आप यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंस में क्लेम कर सकते हैं। तो 30 और 31 एक ही नेचर के सेक्शंस हैं, खाली टाइप ऑफ असेट डिफर कर रही है। एक जगह बिल्डिंग, ऑफिस प्रीमाइसेस, दूसरी जगह आपका प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। इसके साथ साथ एक सेक्शन चलता है 38 में उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई प्रीमाइसेस या फर्नीचर या कुछ पार्शियली बिजनेस के लिए और पार्शियली पर्सनल यूज के लिए यूटिलाइज हो रहा है, तो आप एक्सपेंसेस कितने क्लेम कर सकते हो, प्रोपोर्शनेटली। जितना प्रोपोर्शन आपका बिजनेस के लिए यूटिलाइज हो रहा है, कोई सूटेबल रेशियो निकालना पड़ेगा। जैसे अगर कॉमन प्रीमाइसेस है, स्क्वायर फुट के बेसिस पे, फ्लोर के बेसिस पे अलग कर सकते हैं। एक ही बिल्डिंग बना रखी, जहां पे आप रहते हो वही प्रीमाइसेस में आपने अपना ऑफिस बना रखा है, कारपेट एरिया के हिसाब से डिवाइड कर लो। अगर फ्लोर ही सेपरेट है तो फिर इक्वल डिवीजन कर लो, नहीं तो फिर एरिया के हिसाब से हम डिवीजन कर सकते हैं। सारे खर्चे फिर वैसे ही बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस होते हैं तो कितने पॉइंट्स है, कितने कनेक्शंस है, ठीक है, उस हिसाब से बढ़ता है। रेंट का, अगर रेंटेड प्रीमाइसेस है तो भी आप कारपेट एरिया के रेशियो में बांट दो, वैसी चीजें होंगी। तो 30 और 31 के साथ एक पार्शियल कैलकुलेशन वाला जो है सेक्शन 38, वो साथ में चलता है, ठीक है, ये हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक अपना सेक्शन नंबर 32। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आप बोल सकते हो इस ब्लॉक में, 28 से लेके या 29 से लेके 37 के ब्लॉक में। डेप्रिसिएशन, जितने भी कैपिटल खर्चे बिजनेस को चलाने के लिए हो रहे हैं, वो सारे कैपिटल एक्सपेंसेस को हम थोड़ा थोड़ा करके हर साल राइट ऑफ करेंगे। ये आपने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। अब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ये आप जानते हो। एक SLM वाला मेथड है आपका, और दूसरा जो है दैट इज WDV। यहाँ पे कौन सा वाला ज्यादा यूज होता है? WDV। तो बोला मेजोरिटी केसेस में आपको WDV वाला जो ऑप्शन है वही क्लेम करना है। SLM किसी को अलाउ किया हुआ है कोई? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन वाला जो बिजनेस है, उनको ऑप्शन दिया हुआ है कि वो चाहे तो SLM पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बाकी सारी एंटिटीज हैं उनके लिए, सबके लिए WDV है। अगर पावर जनरेशन वाले भी WDV ही फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट कंपलसरी, दिस इज ऑप्शनल। कि आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप ये यूज कर लो, हम मना नहीं करेंगे वैसा। तो ये बेसिक बात है रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन के सेक्शन नंबर 32 जो है वो किस तरीके से काम करता है, ये पार्ट है। अब इसमें बहुत सारी असेट्स कवर होंगी, टेंजिबल तो होने वाली है और इनटेंजिबल भी होंगी। टेंजिबल जो फिजिकली असेट्स एग्जिस्ट करती हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इनटेंजिबल में आपका गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, IPR वाला जितना पार्ट है वो मोस्टली इसमें कवर होगा। अगर डेप्री के रेट्स की बात करें तो इनटेंजिबल्स पे तो एक ही फिक्स रेट है 25%। बाकी सब में टेंजिबल में कैटेगरी है। बिल्डिंग है तो 5%, 10% है। सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है जैसे तो 40% है। टेम्पररी स्ट्रक्चर है, वुडन स्ट्रक्चर है तो 40% है। प्लांट एंड मशीनरी है तो 15% है, ठीक है। तो सब पे, फर्नीचर पे आई थिंक 10% है। तो सब पे ऐसे अलग अलग रेट्स दे रखे हैं, तो उस हिसाब से आप जो भी रेट एप्लीकेबल है वो क्लेम कर सकते हो। डेप्रिसिएशन हम हमारे मन से नहीं लगा सकते, जो यहाँ प्रिस्क्राइब रेट्स है वही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर अलाउ कर दिया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, लोग अपना प्रॉफिट मैनिपुलेट करने के लिए डेप्री को ना बैलेंसिंग फिगर बना देंगे। भाई लोन चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है बैंक वालों को, डेप्री कम कर दो। इनकम टैक्स ज्यादा आ रहा है, डेप्री बढ़ा के प्रॉफिट कम कर दो। तो फिर अगर ऐसे मैनिपुलेशन होगा तो वो फेयर ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। तो रेट्स यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दिए, ये हमने देखा। तो ये बेसिक बातें थी। तो एक मेथड वाला पॉइंट हो गया, एक टाइप ऑफ असेट वाला पार्ट हो गया कि भाई डेप्री कैसे क्लेम करना है। अब जो असेट्स पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो उसमें भी दो कैटेगरीज बनाई, एक नॉर्मल डेप्री और एक एडिशनल डेप्री। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको हर बिजनेस असेट पे मिलेगा, पर्सनल असेट पे तो हम डेप्री क्लेम करते नहीं। एयर कंडीशनर यहाँ इंस्टॉल किया है तो डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, घर पे जो इंस्टॉल किया उसका डेप्री मिलेगा नहीं, वो पर्सनल एक्सपेंस हो गया। अब जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो तो हर एक असेट पे मिलने वाला है जो बिजनेस में यूज हो रही है, जो रेट्स अभी अपन डिस्कस कर रहे थे। लेकिन एडिशनल डेप्री वाला क्या केस था, किसको अवेलेबल था और क्या सर्कमस्टेंसेस? न्यू प्लांट एंड मशीनरी। और कौन सी मशीनरी? जो AC और TV ये सब भी क्लेम कर सकते हैं। तो कौन से टाइप की? स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी जो प्रोडक्शन में यूज होती है। जो भी मशीन न्यू है, अगर प्रोडक्शन में आप यूज कर रहे हो तो ही उस पर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। अगर आपने ऑफिस में कोई मशीन लगाई है,
कॉफी मशीन लगा दी ऑफिस में, वो प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं हो रही है। एयर कंडीशनर है, ये पैनल है, ये सब चीजें जो है प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये मशीन्स है, बट इस पे नॉर्मल डेप्री के ऊपर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा क्लेम करने को नहीं मिलेगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए क्राइटेरिया क्या है? मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, डेली बेसिस पे, या एनुअली? कैसे था? 180 डेज का एक क्राइटेरिया था। 180 डेज से कम है तो जो भी आपका डेप्री का रेट है यहाँ पे वो हाफ हो जाएगा। तो अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी में नॉर्मल रेट 15% है तो इस केस में 7.5 हो जाएगा। अगर फर्नीचर पे 10% है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, वैसा होगा। और जो एडिशनल डेप्री है उसका नॉर्मल रेट है 20% पर एनम, और ये अगर 180 डेज से कम पुट टू यूज है तो 10% हो जाएगा। अच्छा, रिमेनिंग 10% मिलेगा या लैप्स हो जाएगा? कॉन्जिक्यूटिव ईयर में आप सक्सेसिव ईयर में जो है क्लेम कर सकते हो। तो एडिशनल डेप्री आपको 20% पूरा मिलेगा तो सही। आप साल के सेकेंड हाफ में इंस्टॉल कर रहे हो तो रिमेनिंग 10% आप नेक्स्ट ईयर ले लेना, वो डिनाई नहीं कर रहे। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो पहले साल में मिल गया वो फाइनल, क्योंकि एडिशनल डेप्री हर साल थोड़ी ना मिलेगा। एडिशनल डेप्री का बेसिक है न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तो कोई भी एसेट न्यू वाली कैटेगरी में कब तक आएगी? फर्स्ट ईयर में ही तो आएगी, सेकंड ईयर से तो न्यू रहेगी नहीं। तो जो डेप्रिसिएशन आपको मिलना है वो फर्स्ट ईयर में ही मिल जाता है। बट फिर जब 180 डेज से कम टाइम बचता है तो लोग क्या थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं कि छोड़ो यार अप्रैल में इंस्टॉल करेंगे ताकि पूरे साल का 20% एक्स्ट्रा तो मिले। गवर्नमेंट ने बोला भाई इस वजह से आप डिले मत करो, आप अपना इन्वेस्टमेंट टाइम टू टाइम करो। जब आपका बिजनेस ग्रो करना है, डिडक्शन की बात है तो ले लेना, 10% अभी ले लो, 10% अगले साल। तो ये 180 डेज का क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है ताकि ईज ऑफ कैलकुलेशन हो जाए। मंथली और डेली बेसिस पे गिनते ना तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। 10 लाख का प्लांट है, मोर और लेस 10 लाख तो राइट ऑफ करना ही है। 5 साल में राइट ऑफ होकर 6 साल में कितने फर्क पड़ जाएगा? तो थोड़ा बहुत इधर उधर करने के चक्कर में आप या खाली मैथमेटिकली गिनवा रहे हो। तो ये कोई एग्जाम तो है नहीं कि कैलकुलेशन एक्यूरेट होना चाहिए, लमसम चलेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई आपने 25 जनवरी को खरीदा मशीन के 10 नवंबर को खरीदा के 5 जुलाई को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ एक क्राइटेरिया देख रहे हो, लेस मतलब 180 डेज से कम या ज्यादा। वो भी इसलिए रखना पड़ा, नहीं तो फिर लोग क्या मार्च में ज्यादा खरीदी करते हैं। पब्लिक भी कम नहीं है ना, फिर सीधा मार्च में परचेजेस बढ़ जाते हैं। क्यों? अरे यार खर्चा दिखाना है, टैक्स ज्यादा आ रहा है, क्या करे, मशीन तो लगानी थी, चल मार्च में खरीद लेते हैं। तो फटाफट इतना इन्वेस्टमेंट आ जाता है ना, लोग खर्चा कर देते हैं ताकि डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम करने को मिले। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो डेप्री डिनाई भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं बोल सकते मार्च में खरीद रहे हो डेप्री नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे? मैं 31 मार्च को भी खरीदूं तो डेप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए। बोले एक काम करो आधा आधा कर देते, भाई 180 डेज से कम यूज किया ना, आधा ले लो, अगले साल से पूरा ले लेना, ताकि आपको भी ना अनड्यू एडवांटेज ना मिल जाए लॉस का, और गवर्नमेंट पूरा एडवांटेज आपसे छीन भी नहीं सकती। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने की बात कर दी कि 180 डेज का एक क्राइटेरिया डाल दिया, दैट इज ओके। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो ये सब बेसिक बातें हम डेप्रिसिएशन को लेके देख रहे थे। कंडीशंस दे रखी है, वो हेड पॉइंट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला तो क्लासिफिकेशन ऑफ असेट वो अपन ने देख लिया। एक खाली जमीन है, प्लॉट ऑफ लैंड, वेकेंट लैंड विच इज नॉट डेप्रिशिएबल। जमीन तो अप्रिशिएबल असेट होती है, तो उसका कभी भी डेप्री क्लेम करने को मिलता नहीं है। बाकी की सारी असेट्स का डेप्री आप क्लेम कर सकते हो। ओनरशिप वर्सेस लीज, असेट का मालिक होना जरूरी है आपका। अगर आपकी असेट लीज होल्ड है तो लीज होल्ड असेट पे आपको डेप्री क्लेम करने को मिलेगा क्या? नहीं, उसके लिए तो आप रेंट पे कर रहे हो। हाँ, इन फ्यूचर अगर वो जमीन आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है, या प्रॉपर्टी, जमीन पे तो डेप्री होगा नहीं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, फिर आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो तो अलग बात है। लीज होल्ड वाला जो लेजी है वो अल्टीमेटली कौन है? वो तो टेनेंट है। तो टेनेंट तो डेप्री क्लेम नहीं कर सकता, उस केस में लेजर ही डेप्री क्लेम करेगा, ये आपको ध्यान रखना। ओनरशिप है तो आप क्लेम करो। ठीक है, बिजनेस के लिए यूज होना नेसेसरी है, वो बात भी हो गई अपनी। अगर आपने असेट बेच दिए उसके बाद भी आप ही डेप्री क्लेम करते रहोगे। बोले सर मशीन की लाइफ तो 10 साल की थी, मैंने 2 साल में बेच दी, बट अब जो है रिमेनिंग टाइम के लिए डेप्री मैं ही क्लेम कर रहा हूँ। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अगर आपने मशीन बेच दी है तो जो नया बायर है, लेट हिम क्लेम द डेप्रिसिएशन, आपके हाथ से वो चीज जा चुकी है। वैसे ये कंडीशन हो गई। डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये अपन बात कर चुके, WDV मेथड, तो वो सबके लिए कॉमन है। एफ पॉइंट में वो कैश पेमेंट वाली बात की है, जो 10,000 रुपए वाली एक कंडीशन थी कि 10,000 रुपीज से ज्यादा का पेमेंट अगर आप बिजनेस एक्सपेंस के लिए कर रहे हो तो ऑलवेज पे द अमाउंट इन नॉन कैश टर्म्स, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, NEFT, RTGS, IMPS, गूगल पे, नेट बैंकिंग सब चलेगा, लेकिन कैश में या बेरर चेक में या क्रॉस चेक में नहीं होना चाहिए वैसा। तो ये 10,000 वाला अमाउंट आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज पूरा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। फिर जो लास्ट पॉइंट है उसमें कंडीशन है कि अगर सक्सेशन ऑफ बिजनेस है, साल के बीच में बिजनेस बेच दिया
मर्जर अमालगमेशन हो गया, सक्सेशन हो गया, ऐसा कोई भी इशू है, तो फिर डेप्रिसिएशन दोनों पार्टीज को प्रोपोर्शनेटली क्लेम करने को मिलेगा। अब यहाँ कैलकुलेशन डे वाइज करना ही पड़ेगा, भले आप पूरे साल का गिन लो, लेकिन बांटेंगे तो वो डे वाइज ही बांटना पड़ेगा, क्योंकि साल के बीच में मैंने अपना बिजनेस कौन सी तारीख पे आपको बेचा है, तो वो तारीख तो वेरिएबल है। तो उस दिन के बाद से ओनरशिप आपकी है तो डेप्री आपका, लेकिन उस दिन तक का डेप्री मेरा। तो वहां पे जो प्रीडिसेसर वर्सेस सक्सेसर हो रहा है वो डे वाइज डिवीजन है, जो लास्ट पॉइंट में बात उन्होंने क्लैरिफाई की है। एक दो सम्स में हमने देखा भी था कि नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हम गिनती लगाते हैं, वैसे चलना है। ठीक है, फिर रेट्स आ गए। सारे रेट्स तो याद नहीं रखने, मेन रेट्स तो याद रखना जो मैंने आपको बताया अभी। शिप के ऊपर 20% है, इंटेंजिबल पे 25 है, ये सब बात हुई। नेक्स्ट पार्ट डेप्रिसिएशन में है, कैलकुलेशन से रिलेटेड, अगेन विच इज इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन में ये काम आता है ब्लॉक ऑफ असेट्स। डिपार्टमेंट ने एक और कन्वीनियंस कर दिया आपके लिए। एक तो बोला डे वाइज गिनती लगा के कुछ मिलेगा नहीं, टाइम मत वेस्ट करो, लमसम गिनो। दूसरा, एक ही जैसी असेट्स जो मल्टीपल क्वांटिटी में आपके पास है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, 50-100 मशीन इंस्टॉल कर रखी है, सारी मशीन अलग अलग डेट पे खरीदी होगी, 5-5, 10-10, 20-20 करके खरीदी होगी, लेकिन सारी सेम डेट पे तो खरीदी नहीं होगी। अब अननेसेसरी डेप्रिसिएशन तारीख के हिसाब से गिन रहे हो, जिसका अगेन कोई फायदा नहीं। बोला एक काम करो सिंपल, आप है ना एक टाइप की सारी मशीन्स का एक ब्लॉक बना लो। आपने 20 मशीन इंस्टॉल की है, 20 के 20 को एक ब्लॉक में डाल दो, उसको एक ग्रुप में डाल दो, जितनी भी उसकी वैल्यू है सबको प्लस कर दो, और प्लस करके एक साथ डेप्रिसिएशन क्लेम करो, काम खत्म। मोर और लेस उतना ही राइट ऑफ होगा जितना होने वाला है, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इवन कंपनीज में तो और फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टैक्स का रेट भी तो फ्लैट है ना, 30%। स्लैब रेट हो तो ये भी लगता है कि चलो इस साल कमाई कम दिखा दी तो छोटे स्लैब में आ गए, ज्यादा दिखी तो बड़े स्लैब में चले जाएंगे, वो सब पंगा भी नहीं है यहाँ पे। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म है, कंपनीज है, उन लोगों के लिए ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती, क्योंकि टैक्स का रेट 30% ही है। तो अगर किसी साल प्रॉफिट थोड़ा कम दिखा, किसी साल थोड़ा ज्यादा, तो टैक्स लायबिलिटी भी अगर आप टोटल क्यूमुलेटिव देखो तो उतनी आने वाली, तो क्या फर्क पड़ेगा। और मोस्टली ये बड़े लेवल पे जो काम कर रही है वो कंपनीज ही होंगी, तो गवर्नमेंट ने बोला कि जाने दो, कोई फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं। अब जब ब्लॉक का कैलकुलेशन हो रहा है तो हमने देखा ब्लॉक वाले केस में एक ओपनिंग वैल्यू होगी या ओपनिंग WDV होगी, जो वैल्यू पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड करके आ रही होगी। जितना भी आपने इस साल परचेज किया वो सारा परचेजेस के नाम पे प्लस कर दो, जितना भी आप सेल कर रहे हो वो सेल्स के नाम पे माइनस कर दो। यहाँ से जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग वैल्यू, विच इज एप्लीकेबल फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके फिर जो बचेगा उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग WDV, और यही वैल्यू फिर नेक्स्ट ईयर वापस से ओपनिंग WDV बन के कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये बेसिक फॉर्मेट था कि ब्लॉक वाला कैलकुलेशन कैसे होता है। तो डेप्री का कोई सम आएगा तो ये ब्लॉक वाला कैलकुलेशन आपके काम में आने वाला है, इसकी श्योरिटी, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। सम्स काफी बनते हैं इसके ऊपर। अब ये जो पार्ट है परचेज वाला, उसको लेके बात क्लियर कर लेते हैं। परचेजेस आपने कब किया, टर्म है पुट टू यूज और द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन। मशीन खरीदी किस तारीख पे मैटर नहीं करता, उसको इंस्टॉल किस तारीख पे किया वो मैटर करता है। तो परचेज की डेट और इंस्टॉलेशन की डेट अलग अलग हो सकती है। अगर पुट टू यूज या इंस्टॉलेशन या ऐसा कुछ वर्ड यूज किया हो तो वो आपकी रेलेवेंट डेट है टू डिटरमाइन दिस 180 डेज क्राइटेरिया, ये ध्यान रखना है। तो अगर 180 डेज से ज्यादा हो गया है तो इसको आप इसी में रहने दो, टोटल में काउंट कर लो, पूरा डेप्री एक साथ क्लेम कर लो। बट अगर यही आपने लेस देन 180 डेज वाले केस में पुट टू यूज किया है तो फिर आपको इसको अलग ही रखना पड़ेगा पूरे ब्लॉक से, क्योंकि इसमें फिर डेप्री का रेट आधा हो जाता है। अगर आपने इसी में प्लस माइनस करके निकाल लिया तो आप ना इस पूरी वैल्यू पे जो डेप्री गिनोगे वो तो फुल डेप्री गिन लोगे, 15% है तो 15, लेकिन इस पे तो मिलना चाहिए था 7.5। तो बोला इस पूरे कैलकुलेशन से उस पार्ट को अलग रखो जिसमें पूरे साल का डेप्री नहीं मिलता है। एडिशनल डेप्री में भी सेम बात एप्लीकेबल होगी, नॉर्मल डेप्री में भी यही बात एप्लीकेबल होगी। आया समझ में, क्लियर हुआ? ये सब हमने देखा था। चलो देखें आगे। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट गिननी पड़ती है, वैल्यू भी तो सही लगानी पड़ेगी। और जीएसटी में तो ऐसा वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे तो वैल्यू सही गिनोगे तो डेप्रिसिएशन सही आएगा, बिकॉज परसेंटेज में लग रहा है। तो असेट की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है ये भी नोटवर्दी है। डेप्रिसिएशन का देखो पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉड्यूल में सिर्फ डेप्री के ही सम्स दे रखे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो एग्जाम में भी वो सम्स के आने के चांसेस ज्यादा है, पास पेपर्स में पूछा हुआ है। तो डेप्री में तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, सारे प्रोविजंस रिकॉल करना नेसेसरी है। कॉस्ट वाले पार्ट में बोला कि मशीन की कॉस्ट के साथ साथ जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं वो भी रेलेवेंट होंगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है वो भी रेलेवेंट होंगे। इसके साथ साथ जो ट्रायल रन आप करते हो, टेस्टिंग का खर्चा होता है, मशीन चला के देखना है, सब रेलेवेंट होगा। टैक्सेस, ड्यूटीज अगर कुछ लग रही है और उसका आपको कोई ITC नहीं मिल रहा है
तो वो भी फिर आपका कॉस्ट है। आईटीसी मिल रहा है तो अब जीएसटी में पड़ा है कि वो तो आपको वापस ही मिल जाएगा ना, तो अपने कॉस्ट में नहीं जोड़ते, उस पर डेप्री नहीं क्लेम करते। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इंटरेस्ट। याद है कुछ कंडीशन, ये सेक्शन 36 में भी आती है पीछे। आपने कोई असेट लोन पे परचेज की, तो पहले लोन लिया, फिर असेट खरीदी, फिर उसको इंस्टॉल किया। तो जिस दिन आपने लोन लिया और जिस दिन मशीन इंस्टॉल हुई, उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें बैंक ने ब्याज तो लिया ही होगा। वो इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंस माना जाता है और उसको अपने असेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं और उस पर डेप्रिसिएशन मिलता है। एक बार आपने मशीन इंस्टॉल कर दी, इंस्टॉल करने के बाद जो भी आप ब्याज भरोगे हर महीने, वो आपका पीएनएल में डेबिट होगा, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, उसको पॉइंट को हाईलाइट करके रखना। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट। कोई एग्जांपल फ्रेम करना है इस पॉइंट पे तो बना लेते हैं, सिंपल सा पॉइंट है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 1 अप्रैल को आपने असेट परचेज किया सिंपल, या इसी डेट पे आपने लोन लिया है ऐसा मान लेते हैं। लोन का अमाउंट है कुछ 10 लाख रुपीस, ये आपको प्लांट या बड़ी मशीन खरीदनी थी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट किया गया है वो है 12% पर एनम। अच्छा, पहले लोन सैंक्शन करा लिया, 10 लाख रुपए आपको इस दिन पे मिल गए, फिर आपने मशीन को परचेज किया, दिस इज डेट ऑफ परचेज। अगेन फिर इन्होंने यहाँ पे डेटा में आपको दिया हुआ है द डेट ऑफ पुट टू यूज ऑफ द मशीन इज 15 जुलाई। ये है पुट टू यूज या फिर इंस्टॉलेशन, ये सब डिटेल्स हैं। और फिर आपका ईयर जो है वो फाइनली एंड हो जाएगा 31 मार्च 2026। अब बात यह है कि बैंक ने इस दिन आपको पैसा दे दिया था, फिर आपने पेपर वर्क किया, मशीन देखी, प्रोक्योर की और उसको इंस्टॉल किया। तो हम यहाँ इन दोनों में से कौन सी डेट देखेंगे, रेलेवेंट डेट कौन सी है, पुट टू यूज वाली, ठीक है। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है, इस पूरे ड्यूरेशन का इस पे कुछ इंटरेस्ट लगा होगा या नहीं? बैंक वाला तो सेम डे से इंटरेस्ट काउंट करना स्टार्ट कर देता है। कितना इंटरेस्ट लगा होगा, अमाउंट गिन के बता सकते हो? डेटा आपके सामने गिनो, यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरेस्ट कितना लगा होगा, कंसिडरिंग कि हमने 10 लाख में से कुछ रीपे नहीं किया, पूरा पैसा हमारे पास ही है। कैलकुलेट करो। रेट आपके सामने 12% पर एनम, तारीख भी है। बोलो कितना अमाउंट आ रहा है? 35,000 अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ ठीक है 35,000। बाकी किसी का और कुछ अमाउंट आया ही नहीं? आया, यही आ रहा है यहाँ पे। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। जैसे इंटरेस्ट गिनना आता है स्कूल टाइम में सिखाते हैं, वही वाला पार्ट है। बोलो कैसे गिनेंगे, पता चल रहा है? स्कूल में गिना हो ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन, 10 लाख पे 12%। हाँ मैंने 15 जुलाई रखा, 3.5 महीने भी गिन सकते हो, तो डेज का प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। 3.5 मंथ्स है तो डिवाइड बाई 12। अब ये डेट कुछ इधर उधर ले ली होती, 20 जुलाई ऐसा कुछ, तो डेज में आ जाता। फिर आपको 365 डेज में से जितने नंबर ऑफ डेज है अप्रैल मई जून और जो भी जुलाई के डेज होते हैं वो प्लस करके लेना पड़ता। मैंने मंथ्स में 3.5 महीने रखा है तो चलेगा। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 10,000 और ये इंटू 3.5, 35,000। अब ये वाला, हाँ इसी पे डेप्री गिनेंगे ना, परसेंटेज इस पे लगेगा। क्लोजिंग वैल्यू आपकी ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स, जो वैल्यू आई उस पर डेप्री का रेट 15% जो भी है, और फिर वो माइनस हो जाएगा तो बचा हुआ क्लोजिंग WDV वैसा रहेगा। तो ये 35,000 आ रहा है ना। अब 35,000 का यहाँ मतलब ये है
कि आप जो डेप्रिसिएशन के लिए अमाउंट कंसिडर करोगे ना, वो होगा 10 लाख प्लस 35,000। दिस इज द अमाउंट टू बी डेप्रिशिएटेड, 10 लाख 35,000 ये एक्चुअल कॉस्ट होगी। बाकी जो भी चीजें प्लस माइनस होगी वो अलग है, बट इंटरेस्ट वाला पोर्शन ये मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। 15 जुलाई के बाद से आपका जो भी ब्याज लग रहा है 31 मार्च तक, वो पूरा आपका पीएनएल एक्सपेंस है, वो पीजीबीबी में खर्चे में जाएगा, नॉर्मल पीएनएल एक्सपेंस में जाएगा। लेकिन ये यहाँ तक का जो है इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि तब तक पुट टू यूज हुआ नहीं था, तो ये मशीन की कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ये कॉमन पॉइंट है, मशीन हो, ऑफिस बिल्डिंग हो, कोई भी एसेट हो, उसके लिए कंसेप्ट रहेगा अगर आपने पैसा बोरो किया। ये बात पीछे सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 का टेबल है उसमें भी लिखी हुई है। जब मैं पढ़ा रहा था तभी भी मैं आपको दोनों साइड टैली करवाई थी, तो पॉइंट दिया हुआ है वहां पे, देखना है तो देख लो साथ में जाके। मिला 36 सबसेक्शन 1 में। चलिए, तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट में जो जो चीजें प्लस करनी है वो हमने देखी। माइनस वाली भी 2 चीजें हैं, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट और सब्सिडी। अब एसेट खरीदते टाइम सरकार ने सब्सिडी दी है तो आपकी जेब से तो पैसा गया ही नहीं, तो जो पैसा आपने दिया ही नहीं उस पर आप फिर डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करोगे? तो कॉमन सेंस है कि माइनस होना चाहिए। जो ट्रायल रन के लिए प्रोडक्ट बनाया था, अभी मशीन चला के देख रहे थे, तो एक प्रोडक्ट बना के देखा, उसमें आपका कुछ खर्चा हुआ, तो खर्चे को आपने कॉस्ट में जोड़ा है। अब वो मशीन में जो प्रोडक्ट बना वो बराबर बना, आपने प्रोडक्ट को बेच दिया, तो उसको सेल करके जो पैसा आया वो भी तो माइनस होना चाहिए। अब एक्सपेंस प्लस कर रहे हो तो इनकम भी माइनस होनी चाहिए, तो वो लेस करने वाला प्रोविजन भी यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्चुअल कॉस्ट वाला पार्ट है। अलग अलग केसेस में एक्चुअल कॉस्ट में क्या लेना है क्या नहीं वो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, किसी केस में काम भी आ सकता है। मैंने आपको एक एक एंट्री समझाई हुई है, तो एक बार साथ में आप रेफर कर सकते हो। तो पढ़ो तो पूरा पढ़ो डेप्थ में, आधा अधूरा पढ़ के जाओगे ना तो जो पॉइंट छोड़ के जाओगे उसी में फंसोगे। क्वेश्चन बनाते टाइम वो लोग सारे पॉइंट्स यूज करते हैं। अब डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हो तो आधे प्रोविजन पढ़े आधे छोड़ दिए, तो सम पूरा कैसे बनेगा? तो एक्सप्लेनेशन में जो पॉइंट्स है वो भी कहीं ना कहीं सम में काम आएंगे। तो जब पढ़ रहे हो तो टॉपिक पूरा डेप्थ में पढ़ो, तो ही वो आपका प्रैक्टिकल में एग्जीक्यूशन हो पाएगा। चलिए फिर आगे देखें, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। हमने देखा था अनएब्जॉर्ब डेप्री एन नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में भी है कि डेप्रिसिएशन जो है वो आपका एक जेन्युइन एक्सपेंस है जो हुआ है, तो डिपार्टमेंट बोलता है आप उसको कितने भी साल तक कैरी फॉरवर्ड करो। इस साल आपका प्रॉफिट नहीं बना, कोई बात नहीं, पूरा डेप्री सेट ऑफ नहीं हो पाया, अगले साल क्लेम कर लेना, तभी भी नहीं हुआ अगले साल कर लेना। अब यहाँ पे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में 4 साल 8 साल कोई लिमिट नहीं। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, नो लिमिट। ठीक है, एसएलएम वाली बात हमने देख ली। फिर एक ये टर्म्स आए थे आपके टर्मिनल डेप्री बैलेंसिंग चार्ज, वो आगे टेलीकॉम वाले सेक्शन पे चलते हैं तब देख लेंगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन की स्टोरी आपको बता दी, उसमें वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला बंद हो चुका है 30 to 80, वो एप्लीकेबल है नहीं, वो सिर्फ आपको बताने के लिए रखा था, वो पॉइंट काम नहीं आएगा। WDV कैसे गिनते हैं, ब्लॉक में क्या होता है, वो पॉइंट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सेम ही बात है। चलो, तो ये सब कंसेप्ट कंप्लीट हुए, आगे बढ़ते हैं। 2 सेक्शंस का ब्लॉक है 33AB 33ABA। सेक्शन इन्होंने काफी डिटेल में दे दिया। थियरी में कोई शॉर्ट नोट बनानी हो तो उस लेवल के सेक्शन है, कैलकुलेशन नहीं आता है इसमें से, लेकिन थियरी पूछनी हो तो बन सकता है। आप कट शॉर्ट करके थोड़ा 4-5 मार्क्स का एक आंसर जितने पॉइंट्स बना लो ना तो भी इनफ है। मैं बेसिक आपको रिकॉल करा देता हूँ, आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। टी कॉफी रबर डेवलपमेंट वाला जो अकाउंट है 33AB, ये स्पेसिफिक उन बिजनेसेस के लिए है जो लोग टी कॉफी या रबर वाले बिजनेस में है, टी या कॉफी ग्रो करते हैं, उसको पैक करके बेचते हैं। तो इनका बिजनेस पार्टली एग्रीकल्चरल है पार्टली कमर्शियल है, वैसा है। तो वो बात हुई थी। इनको करना ये है कि जो भी प्रॉफिट ये कमाते हैं उस प्रॉफिट का एक हिस्सा एक स्पेशल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। वो नाबार्ड वाला जो बैंक है, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो आप उसमें एक अकाउंट ओपन करवा के वो पैसा वहां पे ट्रांसफर कर दो। अपने प्रॉफिट का एक सिलेक्टेड हिस्सा अगर आप उस अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो एंड देन इसी बिजनेस के लिए इन फ्यूचर आप यूटिलाइज करते हो लिमिटेड टाइम पीरियड में, तो आपको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब जितना उन्होंने परसेंटेज बोला है मैक्सिमम उतना ही बेनिफिट आप ले सकते हो। वो परसेंटेज हमने देखा था, कितना बोला था, 40% था। तो 40% आप प्रॉफिट का हिस्सा इस अकाउंट में डाल दो
और इस अकाउंट में से पैसा इसी बिजनेस को और एक्सपांड करने के लिए अगले 3 साल में आपको यूटिलाइज करना होता है। अगर आपने कर लिया तो कंडीशन पूरी, यूटिलाइज नहीं किया तो 3 साल के बाद वो पैसा फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने यूटिलाइज करने के बदले उसको विड्रॉ कर लिया तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, सिलेक्टेड केसेस में उन्होंने विड्रॉल पे टैक्सेबिलिटी नहीं लगाई थी, जैसे आपका बिजनेस बंद हो गया या प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, कुछ रीजंस थे, तो आप वो पॉइंट जो है यहाँ पे कोट कर सकते हो। फिर एक और कोई पॉइंट इसमें कोट करना है तो रिटर्न फाइलिंग वाला कर सकते हो। ये बोला है कि इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। फर्स्ट पेज पे लिखा है 91 पे नोट में। पॉइंट्स पकड़ लो, 5 मार्क्स का आंसर बन जाए तो सब कुछ एकदम डिटेल में लिखना नेसेसरी नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना नेसेसरी है। ऑडिट रिपोर्ट कब सबमिट करनी पड़ेगी? 139 में जो ड्यू डेट है आपकी सबसेक्शन 1 में, उसे 1 महीना पहले। तो अगर 139 सबसेक्शन 1 की बात कर रहे हो, ऑडिट में हो, तो आपके लिए ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर। तो ऑडिट रिपोर्ट उससे 1 महीना सबमिट पहले करनी है, 30 सितंबर। तो वो डेडलाइन है 30 सितंबर में, स्पेसिफिक लिख लो तो भी चलेगा। फिर देखो सेकंड पॉइंट में नोट में 115 BAC आ गया। If an individual or HUF opts to be taxed as per the new alternative regime, he or it will not be entitled to claim deduction under this section. तो जो 115 BAC में जाएगा वो 33 AB में नहीं आएगा। 33 AB में या स्टार्टिंग में ऐसा कहीं नहीं बोला कि इस सेक्शन में आपको आने के लिए कंपनी एसएससी होना जरूरी है, ऐसा नहीं बोला। आप सेक्शन की शुरुआत में देखोगे तो फर्स्ट कंडीशन में लिखा है एन एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी और कॉफी और रबर इन इंडिया। एन एसएससी कैन बी एनी पर्सन, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। तो अगर आप इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो तो ही 115 BAC है आपके लिए। तो 115 BAC में जो चला गया 33 AB से बाहर हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ही मिल सकता है, वैसा है। और अभी तो ऐसा है कि 115 BAC बाई डिफॉल्ट सेटिंग है जब रिटर्न भरने जाते हैं। अगर किसी को ओल्ड रिजीम में आना है तो उसको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके वो स्विच कर सकता है, वैसा हो गया। पहले क्या था, ओल्ड वर्सेज न्यू था। जो चल रहा है 2.5 लाख वाला वो ओल्ड, जो नया आया 115 BAC में वो न्यू। तो आपको न्यू वाला क्लेम करना है तो यू हैड एन ऑप्शन। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग चेंज कर दिया, बोला अब बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में न्यू वाला है, किसी को ओल्ड पे जाना है तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले उल्टा था, ओल्ड वाला बाय डिफॉल्ट था, न्यू वाला ऑप्शनल था। अब न्यू वाला बाय डिफॉल्ट कर दिया, ओल्ड वाला ऑप्शनल में डाल दिया, क्योंकि धीरे धीरे गवर्नमेंट चाहती है कि आप ओल्ड से न्यू पे स्विच करो, तो बाय डिफॉल्ट में न्यू रख दिया वैसा। तो ये पॉइंट है। चलो, विड्रॉल वाला पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन से रीजन की वजह से आप विड्रॉल कर सकते हो, किसमें टैक्सेबिलिटी आएगी किसमें नहीं आएगी, वो थियरी में लिखा है, एक बार आप रिकॉल कर सकते हो वैसा। तो एक शॉर्ट नोट बन जाए तो काफी है। जो टेबल दे रखा है बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम के कंपैरिजन का, वो हमने एग्रीकल्चर इनकम में भी देखा, सेम ही टेबल है, कितना किसके लिए टैक्सेबल कितना नहीं। सेम कॉपी पे सेक्शन 33 ABA। अब इसमें बिजनेस चेंज हो जाएगा, टी कॉफी रबर के बदले साइट रेस्टोरेशन, जो माइनिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, पेट्रोलियम ऑयल एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, तो वो माइन को बाद में बंद करना जरूरी है। तो बोला प्रॉफिट का एक हिस्सा हर साल एक स्पेशल अकाउंट में रखो, और जब वो माइनिंग का काम वहां से हो जाए तो उसको साइट को रिस्टोर करने के लिए पैसा आप यूज करो, उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। तो यहाँ रेशियो कितना रखा है प्रॉफिट का, कितना परसेंटेज, 20। वहां 40 था, यहाँ पे 20% हो गया। अकाउंट SBI में खुलवा लेना। ठीक है, इसके बाद आ गया सेक्शन 35। इंफॉर्मेटिव सेक्शन है, टेक्निकलिटी नहीं है उतनी। इसमें सिर्फ इन्होंने यही बोला है कि साइंटिफिक रिसर्च अगर आप करते हो तो साइंटिफिक रिसर्च एक जरूरी खर्चा है, और बहुत ही जरूरी खर्चा है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। बहुत सारे बिजनेसेस तो साइंटिफिक रिसर्च के बिना एक पॉइंट के बाद डेड हो जाएंगे, चलेंगे ही नहीं। टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल है, फूड प्रोसेसिंग है, आजकल सभी बिजनेस में नेसेसरी है। खाने पीने में भी जरूरी हो गया है, अभी आजकल फूड कॉन्शियसनेस थोड़ी बढ़ गई है। पहले तो क्या कुछ भी खा लिया आपने, वो फर्क भी नहीं पड़ता था। अब ऐसा है कि थोड़ा बहुत लोग ध्यान देते हैं, फर्क अभी भी उतना नहीं पड़ता है, लेकिन जब ऐसे इंटेलेक्चुअल बात करनी है तो अपने बहुत बातें करते हैं कि नहीं नहीं ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है। पता चला फिर वही चिप्स खाते खाते अनहेल्दी की बातें कर रहे हो, या नहीं नहीं है बहुत पाम ऑयल होता है, बड़ा सॉल्ट बहुत ज्यादा डालते हैं, और खुद बालाजी खाते खाते ये बातें बोल रहे हो। तो डिपेंड करता है, कोल्ड ड्रिंक पे जो बालाजी खा रहे हो, फिर हेल्थ की बातें साथ में हो रही होती है। तो बातें तो एटलीस्ट लोग इंटेलेक्चुअल कर ही रहे हैं, खाना पीना अलग चीज है। पर बहुत सारे फूड में ये जो सब्सटेंसेज यूज हो रहे हैं जो हेल्थ के लिए खराब है, वो अभी तक लोगों को पता ही नहीं है, लोग खाए जा रहे थे। अब जब सोशल मीडिया में आ गया है तो लोग क्या है ना, इस पे कंपनीज भी थोड़ा अलर्ट हो गई है, और बहुत सारी कंपनीज को डिक्लेयर करना पड़ा है कि भाई हम इसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। MSG करके कंपाउंड है, जो सॉल्ट वाला कंपाउंड है, जब वेफर खाते हो उसमें जो सॉल्ट वाला टेस्ट आता है, जिसकी वजह से अपना मुंह रुकता नहीं, खाते रहो, वो MSG कंपाउंड है, क्योंकि वो इतना अडिक्टिव होता है ना कि लोग
क्वांटिटी में खाते रहते हैं, एक दो वेफर खा के पेट कभी नहीं भरता, मन भी नहीं भरता, खाए जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। जो खाना बंद करो ना 5 मिनट के बाद लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया, जबकि खाते टाइम फील ही नहीं हुआ, सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिला। वो MSG की वजह से आपको ऐसा फील होता है। शुगर वाले केस में भी वही है, जो कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब बेवरेजेस हैं वो शुगर में भी सेम है, वो भी एडिक्टिव है। और बाकी पाम ऑयल जो यूज हो रहा है बिस्किट्स में और ये सारे प्रोडक्ट्स में, आइसक्रीम में यूज हो रहा है वेजिटेबल ऑयल, तो ये सारा अनहेल्दी है। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है, लोग ढूंढ रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स जो कि मार्केट में है ही नहीं। अब कंपनीज पे प्रेशर आता है कि तुम लोग पैसा कमाने के चक्कर में लोगों की हेल्थ के साथ ऐसा मजाक कर रहे हो। बोले वो तो हम काफी साल से कर रहे हैं, तुम लोगों को पता अभी चला, ठीक है वैसा है, तो अब क्या करें। बोला कोई बात नहीं, हम रिसर्च कर रहे हैं, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी ये सब बोल रहे हैं, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि लेस शुगरी ड्रिंक होते हुए भी आपको टेस्ट दे सके, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो ये रिसर्च तो फिर साइंटिफिक रिसर्च ही होगी, तो इसमें कंपनीज का बहुत सारा स्पेंडिंग हो रहा है। ये जो आपका पाम ऑयल है, मैदा है, अब मैदा का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। ब्रेड में देखा है, ब्रेड का स्कैम पता है, कोई भी ब्रेड जाके खरीद लो, आटा ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, देखा है आपने, नाम का उसके अंदर आटा डालते हैं, खाली कलर आ जाए तब तक, कलर के लिए भी वो कैरेमल यूज करते हैं, कलर खाली कलर भी वो डुप्लीकेट होता है। ब्रेड तो पूरा ही स्कैम है, आटा ब्रेड जैसा कुछ है ही नहीं। कोई भी ब्रेड खरीदोगे तो पहले लिखा होगा आटा या होल व्हीट, फिर ब्रैकेट करके या बाजू में लिखा होगा रिफाइंड व्हीट या रिफाइंड फ्लोर, और रिफाइंड फ्लोर तो मैदा ही हो गया ना वापस। तो व्हीट फ्लोर लिख के आपको क्या लगा रहा है, नहीं आटा ब्रेड है, मैं मैदा नहीं खा रहा हूँ, बाजू में लिखा हुआ है रिफाइंड फ्लोर, तो रिफाइंड फ्लोर और कुछ नहीं है, मैदा ही है। तो थोड़ा सा आटा डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो आपको लगे कि नहीं मैं हेल्दी चीज खा रहा हूँ, लेकिन चीज वही है, क्योंकि ब्रेड बिना मैदा के बनने वाली है नहीं, और बन गई तो उनकी कॉस्टिंग नहीं बैठेगी जिस प्राइस पे बेच रहे हैं, और ज्यादा महंगा बेचने जाएंगे तो आप खरीदोगे नहीं, अपनी पब्लिक को सस्ता भी तो चाहिए। अभी बिस्कॉफ में नहीं देखा, हाँ बिस्कॉफ वाला लेटेस्ट एग्जाम्पल है ना, 300 का बिस्किट 10 रुपए पे आ गया। बोले ये तो कोई शेयर का भाव गिर गया ना, वैसी हालत हो गई एकदम से, 300 का बिस्किट 10 रुपया कर दिया। अब टेस्ट और क्वालिटी वही है, सेम होगी नहीं। कल ही देख रहा था मैं, उसके ऊपर किसी ने वही मीडिया में सब जगह वीडियोस और ये सब कंपेरिजन तो आ ही जाता है, तो एक ने पूरा कंपेरिजन डाला कि जो ओरिजिनल लोटस बिस्कॉफ है जो 300 रुपए में आप खा रहे थे, उसमें क्या था और इसमें क्या है। तो बोला अब वही बोला उसने, पहले बोला चीज केक का टेस्ट बदल जाएगा आपका। 10 रुपए में सेम बिस्किट दे रहा है तो टेस्ट तो सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने इंग्रेडिएंट्स ही रिप्लेस कर दिए। और जिन लोगों ने पहले तुरंत जाके खाया कि अब तो बिस्कॉफ पहले खाली हम नाम देख के छोड़ देते थे, अब तो 10 रुपए मिल रहा है फटाफट खाएंगे, तो जितनों ने खाया, जिन्होंने पहले टेस्ट किया था, बोले टेस्ट में फर्क तो है, वो टेस्ट में फर्क रहने ही वाला है, क्योंकि जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो ओरिजिनल बिस्कॉफ में जो ऑयल है वो दूसरा है, इसमें फिर वापस वही पाम ऑयल पे आ गए जो सस्ता ऑल्टरनेटिव है। और जो पाउडर जैसे आटा यूज हो रहा था तो उसमें जो व्हीट फ्लोर यूज हो रहा था, इसमें मैदा यूज हो रहा है। 10 रुपए में बेचने के लिए सस्ता तो करना पड़ेगा, सस्ते में दो ही चीज है, पाम ऑयल और मैदा है, तो वो मतलब कचरा ही है। आप मतलब कुछ भी सड़क से उठा के खा लो अगर यही खाना है, एक्चुअली इतनी गंदी चीज है, लेकिन दिखता ही सब कुछ वैसा है। ये कॉस्ट कटिंग करनी, अब इंडियन पब्लिक को महंगा जो है वो जमता नहीं है, बोले नहीं यार बजट में दिखाओ लेकिन अच्छा होना चाहिए, बोले लो खाओ पाम ऑयल खाओ, मैदा खाओ, तुम लोगों के लिए यही ठीक है, पैसे नहीं देने तो यही खाओ। तो वो जो बिस्कॉफ में इन्होंने चेंज किया ना, वो पूरा टेस्ट भी बदल गया, क्योंकि इंग्रेडिएंट सारे खत्म कर दिए और लो क्वालिटी कर दिया, इसलिए वो टेस्ट आपको उसमें मिलने वाला नहीं है। चलो, मुझे तो पहले भी थोड़ा हाइप भी लगता था, पता नहीं वो बिस्कॉफ के पीछे लोग इतना भागते, बट मुझे पर्सनली फ्लेवर में उतना खास नहीं लगता जितना पैसा लोग मांग रहे थे। लेकिन वो क्या है, जो चीज सोशल मीडिया में चल पड़ती है फिर लोग पागल हो जाते हैं, बोले नहीं बिस्कॉफ चीज केक खाएंगे, दूसरा फ्लेवर बेटर भी होगा, नहीं सब लोग ये खाते मैं भी ये खाऊंगा, ठीक है। जैसे वो माचा वाला चला था ना अभी, पिया गया वो घास का पानी, मेहंदी का पानी पिया कि नहीं? हाँ वो माचा वाला बहुत चल पड़ा था, माचा टी आई थी ना ग्रीन कलर की, आधे लोग उसको कॉफी बोल रहे हैं, मतलब कॉफी का तो नाम मत खराब करो कम से कम। हाँ उसमें भी फ्लेवर डाल दिया ना, तो जापान से जो है वो चल पड़ा, मैंगो और ऑरेंज पता नहीं सब मिक्स कर दिया। वो तो अपने इंडिया में ट्रेंड है, एक चीज फेमस होनी चाहिए, उसमें फिर कुछ भी इंग्रेडिएंट मिला दो नया फ्लेवर बन जाएगा। देखो मैगी में लोग फैंटा डाल देते हैं, चॉकलेट डाल देते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर ये हार्मफुल कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च, ध्यान दो, साइंटिफिक रिसर्च जो है वो करना जरूरी है। अब ये सेक्शन 35 आपको यही बता रहा है कि कोई भी बिजनेस अपने इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस कर रहा है तो वो डिडक्शन उस पर क्लेम कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बिना उसका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन इन्होंने ये दिया कि अगर आप किसी और एंटिटी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा डोनेट कर रहे हो तो भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इससे यार वो पैसा किसी और के काम आएगा, जिसको रिसर्च करना है और फंडिंग नहीं है उसके पास, तो वो ये काम कर सकता है वैसा, ठीक है। तो 35 सेक्शन इसी की बात कर रहा है। अभी आप इन हाउस एक्सपेंसेस कर रहे हो तो पिछले 3 साल के जो भी एक्सपेंसेस है आप क्लेम कर सकते हो आफ्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उससे पुराने खर्चे आप क्लेम नहीं कर सकते, ये इन्होंने क्लैरिफाई किया। और अगर किसी और को डोनेट कर रहे हो तो हर साल जितना डोनेशन करते हो 100% पूरा डिडक्शन ले लो।
अब साइंटिफिक रिसर्च कंपनी है, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, IITs है, नेशनल लेबोरेटरीज हैं, इसरो, DRDO है, इन सबको आप डोनेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, रेट सब में सेम ही है, 100% डिडक्शन। तो एज ए स्टूडेंट अपने लिए आसान है, रेट अलग अलग याद रखने का कोई झंझट नहीं है। कॉस्ट ऑफ लैंड होगा, लेबोरेटरी बनाई है, जमीन के खर्चे पे डेप्री मिलेगा नहीं क्योंकि वो अप्रिशिएबल एसेट है। बाकी इन हाउस एक्सपेंसेस, कैपिटल हो या रेवेन्यू, लास्ट 3 साल के खर्चे आप क्लेम कर सकते हो। तो ये एक शॉर्ट नोट जैसा आंसर हो जाता है, उतनी स्टोरी ध्यान रखनी है। चलिए, फिर आया एक कैलकुलेशन वाला सेक्शन, जो बड़ा सेक्शन था, 35AB और 35ABB, टेलीकॉम लाइसेंस, स्पेक्ट्रम फीस हमने देखा। अब ये सारा खर्चा जो है वो टेलीकॉम कंपनीज पे आता है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, लाइसेंसिंग फीस है, स्पेक्ट्रम फीस है, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होती है। जितना खर्चा आपने किया है, जितने साल का आपको लाइसेंस मिला है, सीधा सीधा SLM डेप्री करके राइट ऑफ कर दो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपने एडवांस में पैसा दिया है तो भी डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करने को लाइसेंस की लाइफ शुरू होते ही मिलेगा। अगर आप पैसा लेट से दोगे तो जब आप पे करोगे तब आपको डेप्रिसिएशन मिलना शुरू होगा। तो विच एवर इज लेटर वाली कंडीशन आ जाती है, डेप्री पूरा मिलेगा, नंबर ऑफ ईयर्स कम हो जाएंगे। इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे तो हर इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन आपको सेपरेटली करना पड़ेगा, वैसे कैलकुलेशन होगा, ये हमने देखा था। अब इसमें जो ये लाइसेंस है, टेलीकॉम लाइसेंस, ये बेचा भी जाता है। भाई मैंने बिजनेस बंद कर दिया, मैंने कंपनी बंद कर दी, लाइसेंस अभी भी एक्टिव है, क्या करूं उसका, इंटेंजिबल है, बेच सकते हैं। अब लाइसेंस अगर बेचा तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस हुआ तो उसको बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और वो आप PNL में क्लेम करके उसको राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में हमने देखा था कि 2 तरीके के, 2 नाम से प्रॉफिट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटा। तो एक है आपकी ओरिजिनल कॉस्ट, हमने देखा था लाइसेंस कुछ 100 करोड़ का है, ये डेप्रिशिएट होते होते WDV पे आ चुका है 60 करोड़, और आपने इसको बेचा है मान लो 75 करोड़, ऐसी कुछ बात हुई थी। अब ये जो 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग चार्ज, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक आया और फिर इसके बीच में कुछ प्रॉफिट हुआ है, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज, और ये टैक्सेबल होगा PGBP के हेड में। तो यहाँ तक जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो सारा PGBP के हेड में टैक्सेबल होगा। इससे ऊपर कुछ प्रॉफिट हुआ, आपने लाइसेंस बेचा 105 करोड़ में, अब क्या सिचुएशन होगी, ये जो ऊपर का 5 करोड़ है ये कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन। बात समझ आई। और बाकी का जो 40 करोड़ है ये आपका PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा। कॉस्ट से ऊपर कुछ भी बेचोगे तो कैपिटल गेन ही है, लेकिन WDV से ऊपर बेचोगे कॉस्ट तक, वो बैलेंस कर रहा है, जितना डेप्री क्लेम कर चुके हो उतना सामने प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। तो 3 टर्म्स हो गए यहाँ पे, एक टर्मिनल डेप्री हो गया, एक बैलेंसिंग चार्ज हो गया, एक कैपिटल गेन हो गया। ये तीनों टर्म अपन ने यहाँ पे कवर किया, ठीक है, क्लियर है। कैलकुलेशन हमने इस पे काफी डिटेल में देखे थे, एक बार आपको एग्जांपल रिकॉल करोगे तो तुरंत से याद आ जाएगा क्या हो रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं, 35AD आ गया। ये भी एक शॉर्ट नोट जैसा आंसर है, पूरा थियरी में भी पूछना तो क्वेश्चन बना सकते हैं, जहां उतना कंटेंट है वो मैं बता रहा हूँ, क्या आएगा वो डिपेंड करता है, बट 35AD एक पूरा टॉपिक बनता है, एग्जाम में यूज हो सकता है। ऑप्शनल सेक्शन है, आपको ऑप्ट करना है, करो। सिलेक्टेड बिजनेस आप कर रहे हो जो 35AD में बोले हैं, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि पूरा डेप्रिसिएशन पहले ही साल में क्लेम कर लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अलाउड है। बट ये बिजनेस जो बोले हैं उनमें से कोई करोगे तो सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे वो होटल वाले केस में 2 स्टार और अबव बोला है, हॉस्पिटल में 100 बेड से ज्यादा बोले हैं, ये सारी चीजें रहेंगी। तो 35AD इस बेसिस पे जो है वो क्लेम हो सकता है। अगर आपने ये क्लेम किया तो कंडीशन साथ में ये है कि 8 साल तक आपको यही बिजनेस कंटिन्यू करना है या उन असेट्स को उसी बिजनेस के लिए यूटिलाइज करना है। 8 साल से पहले या तो आप बिजनेस चेंज कर दो या असेट बेच दो, तो फिर जितना भी आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया था फर्स्ट ईयर पूरा रिवर्स हो जाएगा। अब जब रिवर्स होगा तो आप भी तो रेगुलर डेप्री भी तो मांगोगे, तो उसमें हमने देखा कि डिपार्टमेंट एक बार के लिए सारा डेप्री रिवर्स कर देगा, बट जितने साल हो चुके हैं उसका नॉर्मल डेप्री आप सामने सेट ऑफ कर सकते हो। तो रिवर्सल नेट एडिशनल पोर्शन का ही होगा, जो आपने एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया, नेट पूरा रिवर्स नहीं होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना था। और ये मैंने आपको हाईलाइट कराया भी था, इसमें पेज 101 पे ऊपर पैराग्राफ है, पूरा ग्रे में हाईलाइट किया हुआ है, तो वो कंडीशन ध्यान रखनी है। तो जितना कंटेंट है आराम से एक शॉर्ट नोट 5 मार्क्स 6 मार्क्स की बन ही सकती है, तो उस हिसाब से आप पूरा सेक्शन ध्यान रखना। बाकी ये सब छोटे छोटे सेक्शन होते हैं, टेक्निकली इंपॉर्टेंट नहीं है। 35 CCA, CCC, CCD वो सब जाने दो। 35D कैलकुलेशन में यूज होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वाला। बिजनेस शुरू करते टाइम जो स्टार्टिंग में एक्सपेंस होते हैं उसकी भी पूरी लिस्ट दे रखी है, एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो उसमें से कोई थियरी क्वेश्चन भी बना सकते हैं।
कि वे कौन कौन से एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं। तो 5-6 पॉइंट्स है आपके पास, वो पूरा एक आंसर है। अब ये सारे एक्सपेंसेस अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, डिपेंडिंग कि आप कौन से टाइप के असेसी हो, इंडियन कंपनी है या अदर देन इंडियन कंपनी। 2 क्राइटेरिया है। अगर आप इंडियन कंपनी नहीं हो तो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5%, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, 5 करोड़ रुपए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के नाम पे आप क्लेम कर सकते हो। बट क्या वो पूरे 5 करोड़ का डिडक्शन एक साथ मिलेगा? कैसे मिलेगा? कितने इंस्टॉलमेंट्स में? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, वैसे रहेगा। तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आने वाले 5 साल में आप थोड़ा थोड़ा क्लेम कर लो। तो 100 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, तो मैक्सिमम एलिजिबल डिडक्शन हो गया 5 करोड़। अच्छा, आपने एक्चुअल एक्सपेंस 7 करोड़ किया हो तो कितना क्लेम करने को मिलेगा? 7 करोड़ या 5 करोड़? 5 ही मिलेगा, मैक्सिमम 5%। और वो 5 करोड़ अगले 5 साल में बटेगा इक्वली, तो हर साल 1-1 करोड़ आप क्लेम कर सकते हो। मैंने आपको बोला था एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा क्या, ध्यान से पढ़ना। टोटल एलिजिबल एक्सपेंडिचर पूछा है या एलिजिबल एक्सपेंस फॉर AY 25-26 पूछा है, आंसर विल बी डिफरेंट। टोटल एलिजिबल एक्सपेंडिचर अंडर द सेक्शन 35D विल बी 5 करोड़। एलिजिबल एक्सपेंडिचर फॉर AY 25-26 विल बी 1 करोड़। कॉमन सेंस है, तो पूरा पढ़े बिना मत लिख देना। आपने पूरा लिखा भी होगा बट कंक्लूड में सही वैल्यू नहीं बताई होगी, हाफ मार्क या 1 मार्क को आंसर में से काट लेंगे। बिकॉज हमने पूछा क्या है वो आपको रिलेट नहीं हुआ, आपने दोनों गिना है, लेकिन कंक्लूजन में जो एक स्टेटमेंट होता है उसमें आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा क्या पूछा है और उसका आपका आंसर क्या है, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये गलती हो जाती है बहुत बार, वो ध्यान रखना। अगर आप इंडियन कंपनी हो तो 2 वैल्यूज में से 5% देखा जाएगा, विच एवर इज हायर। या तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तो है ही, दूसरा कंसेप्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों में से विच एवर इज हायर उसका 5%। ठीक है, क्लियर है? बाकी सारा कैलकुलेशन सेम है। चलिए, तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे 35D में हम देख रहे थे। इसके बाद 35DD सिमिलर लाइंस पे है VRS। वो छोटा सा पॉइंट है, तो इतना कोई डेप्थ है नहीं। जितना आपने वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम में पैसा दिया है हर साल, उसको 1/5 रेशियो में बांट दो एवरी ईयर, और फिर उतना आप हर साल क्लेम कर सकते हो। वैसा उतना ही पॉइंट है, छोटा सा प्रोविजन। 36 वाला जो सेक्शन है वो पूरा टेबल है, एंट्री है। कैलकुलेशन वाली एंट्री अगर आपको देखनी है तो उसमें एक बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट वाला टॉपिक काम का है, जो सब सेक्शन 1 का क्लॉज 7 और क्लॉज 7A है। हमने उसमें देखा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये आपको रेट्स पता होने चाहिए, अगर इसमें सम बनता है ना तो रेट्स आपको पता होने चाहिए, वो एग्जाम में देंगे नहीं। और रेट नहीं पता है तो आपका सम शुरू ही नहीं होगा, वही खत्म हो जाएगा। बिकॉज बैड डेट का प्रोविजन बनाओगे कैसे, ये वैसी बात है। तो आप इंडियन बैंक हो आप, या फॉरेन बैंक हो, या PFI हो, उस हिसाब से आपको प्रोविजनिंग करना है। अपने जो भी आपका रिस्क है, जितना पैसा आपने बाहर दे रखा है, उसका एक परसेंटेज का आपको बैड डेट रिजर्व बनाना है। और अगर एक्चुअल बैड डेट होता है तो पहले हम बैड डेट रिजर्व यूज करेंगे, बिकॉज आप बैड डेट रिजर्व का प्रोविजन इनकम टैक्स में ऑलरेडी एक्सपेंस में क्लेम करते हो, आप यूज कर लो उसको। उससे ज्यादा अगर बैड डेट हुआ है तो एक्स्ट्रा बैड डेट आप अलग से क्लेम कर लो। तो आपके पास प्रोविजन में 1 करोड़ पड़ा है कि इतना तो हमने साइड पे रखा है, कभी लॉसेस होंगे तो यूज करेंगे, तो 1 करोड़ पे आप टैक्स बचा चुके हो। अब आपका अगर एक्चुअल बैड डेट कभी 1 करोड़ 20 लाख हो गया तो वो 1 करोड़ तो उसी में सेट ऑफ होगा, ऊपर कितना क्लेम करने को मिलेगा? 20 लाख। ये कॉमन सेंस वाली चीज है। अकाउंटिंग में आपने वो बैड डेट रिजर्व, प्रोविजनिंग, फिर उसमें से बैड डेट को यूज करना, ये सब किया हुआ है। एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो अपने अकाउंट्स में करते हैं। वैसे वहाँ एंट्रीज थी या कैलकुलेशन वाला पार्ट, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस सेक्शन में से हो सकता है। 37 तो अदर एक्सपेंस है, वो तो सिर्फ एग्जाम्पल्स और लिस्ट है, ये सब फिर इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं रखेंगे अपने इसको। आगे आ जाओ सेक्शन नंबर 40 पे, जिसमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस की बात हो रही है। थोड़ा अगर आपसे आपकी मेमोरी पे मेहनत करवाना चाहे वो, तो पहला पॉइंट यूज कर सकते हैं, TDS वाला। अरे वो कितना डिसअलाउ हो जाएगा, TDS काटना भूल गए तो। कुछ सेक्शंस में 30% था, कुछ सेक्शन में पूरा डिसअलाउ कर देंगे, वो 2 वेरिएशन है। तो ये पेज 109 और पीछे 110 पे जो ऊपर पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट्स में उन्होंने बातें की, TDS से कनेक्टेड है। कुछ प्रोविजंस में TDS काटना भूल गए तो आपके एक्सपेंस का सिर्फ 30% डिसअलाउ करेंगे, 70% दे देंगे। बाकी केसेस में पूरा 100% डिसअलाउ कर देंगे। तो थोड़ा आपको परेशान करना हो तो ये पॉइंट यूज हो सकता है। ये सबको याद नहीं होगा, वो उनको पक्का पता होती है। इसके बाद 40B है अपना पार्टनर्स वाला। ये एक कैलकुलेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है,
पेज 111, 112। एक बार ये रिकॉल करा देता हूँ कैलकुलेशन कैसे था। पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है वो बिजनेस के लिए या फर्म के लिए खर्चा है, लेकिन एक लिमिट तक ही अलाउ करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, सारे पार्टनर इक्वल प्रॉफिट बांट के ले जाएंगे या जो भी रेशियो में बांटेंगे, बट फर्म का सारा प्रॉफिट खुद ही बांट लेंगे। तो बोले फर्म की इनकम आफ्टर रेम्यूनरेशन तो जीरो है, तो भाई हम फर्म के नाम से टैक्स नहीं भरेंगे। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, आप पैसा आप ही का है, लेकिन रेम्यूनरेशन के नाम पे एक लिमिट तक ही आप क्लेम कर सकते हो। ऊपर का कुछ पैसा तो आपको फर्म का प्रॉफिट दिखा के उसमें 30% भरना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स लगाने का। तो वो जो लिमिट सेट की वो 40B में उन्होंने सेट की बुक प्रॉफिट के बेसिस पे। बुक प्रॉफिट होता क्या है, पार्टनर को रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट कुछ भी दिए बिना उससे पहले का जो प्रॉफिट है फर्म का, दैट इज कॉल्ड अ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट में दो बाइफरकेशन कर दिए, अप टू 6 लाख एंड अबव। 6 लाख वाला जो अमाउंट है अप टू 6 लाख, उसमें उन्होंने बोला कि 90% ऑफ दैट बुक प्रॉफिट और 3 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, उतना आप रेम्यूनरेशन के नाम पे जो है बांट सकते हो। और उसके ऊपर का जो प्रॉफिट है आपका 6 लाख से ऊपर का जो बुक प्रॉफिट है उस पे 60% आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो। कुछ अमाउंट लेना है तो एक एग्जांपल लेके याद कर लेते हैं इसको। बुक प्रॉफिट के नाम पे आप अजम्पशन ले लो, भाई 10 लाख रुपीज बुक प्रॉफिट है, सिंपल। अब इसमें रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हो कैलकुलेट करना है तो दो पार्ट में बांटेंगे, 6 लाख और 4 लाख। 6 लाख क्योंकि सेक्शन में फिक्स कर दिया है तो हमें 6 लाख ही पहला पोर्शन लेना पड़ेगा, बाकी सरप्लस जितना होगा वो तो इस पर डिपेंड करता है। अभी 15 लाख होता तो 6 लाख प्लस 9 लाख हो जाता, तो ये फर्स्ट 6 लाख ही लेना है, ये बात सेक्शन में लिखी हुई है, हम अपने मन से इसको डिसाइड नहीं कर रहे। इसके ऊपर भी इन्होंने जो लिमिट लगाई है 3 लाख और 90% विच एवर इज हायर, ये भी फिक्स है। अब देखो अगर पूरा 6 लाख बुक प्रॉफिट है तो हमेशा हायर तो यही आने वाला है, वो तो कॉमन सेंस है, इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ से 5,40,000 आपका आ जाएगा 90% के हिसाब से, बाकी 4 लाख पे बोला है 60%, ये कितना हो जाएगा 2,40,000। आप जोड़ लो इन दोनों को, तो 10 लाख रुपए के बुक प्रॉफिट में से 7,80,000 पार्टनर्स प्रॉफिट के नाम पे, सैलरी के नाम पे विड्रॉ करके लेके जा सकते हैं। बाकी का जो 2,20,000 बचा, इंप्लाइड है कि वो 2,20,000 रुपए पे फॉर्म को ही टैक्स भरना पड़ेगा, तो टैक्सेबिलिटी कुछ फॉर्म के ऊपर ऐसे आएगी, ठीक है, इसके ऊपर 30%। तो 66,000 फॉर्म का टैक्स तो पक्का हो गया, बाकी सरचार्ज सेस वो सब तो अपनी जगह जो भी लगता है वो, बट ये तो रहेगा ही। अब ये 2,20,000 में से 66,000 गया, बाकी जो बचा वो तो फॉर्म के अकाउंट में पड़ा है, पार्टनर चाहे तो लेके जा सकते हैं, उसको विड्रॉल्स बोलेंगे, उस पर टैक्स वाला कोई पॉइंट नहीं आएगा, वो टैक्स लग चुका है, उसको बोलेंगे विड्रॉल्स। ये जो भी है इसमें से अगर पार्टनर्स कुछ लेके जाना चाहे लेके जा सकते हैं, और ये जो वो लेके गए वो उनकी सैलरी है। अब पार्टनर के लिए वो जो सैलरी है ना, ये 7,80,000, ठीक है, वो जो पार्टनर है उसके लिए कौन सी इनकम है, ये पीजीबीपी इनकम है, बिजनेस इनकम है। पार्टनर सैलरी वर्ड यूज करते हैं लेकिन हेड सैलरी का नहीं लगता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, तो वो सैलरी नहीं दे सकती ऑफिशियली। कंपनी होती तो एम्प्लॉय दिखा के आप सैलरी में डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे पार्टनर के लिए पीजीबीपी इनकम है, इतनी इनकम फर्म के लिए एग्जेम्प्ट हो जाती है और पार्टनर पे टैक्सेबल हो जाती है। अब पार्टनर इस पे टैक्स भरेंगे तो जो भी अपना स्लैब रेट है वो माइनस करके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लेके बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये भी 2 पार्टनर होंगे तो आधा आधा हो जाएगा, 3 होंगे तो और कम हो जाएगा, तो फिर डिपेंड करता है नंबर्स कहाँ जाए। बात समझ आई? यही अगर ज्यादा होता, ये सपोज 10 लाख से कम होता, और कम कर देते हैं ना, इसको कैलकुलेशन चेंज करते हैं। बुक प्रॉफिट 4,95,000 सपोज इतना होता, तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं? फर्स्ट 6 लाख के तो अंदर ही, तो 2 ही लिमिट लगेगी इसमें, या तो 90% इसका या फिर 3 लाख रुपए विच एवर इज हायर। अब देख लो 90% ही चेक कर लो कितना हो रहा है। 4,45,500 आ रहा है, ये 445,500 दोनों में से विच एवर इज हायर, इतना रेम्यूनरेशन पार्टनर लेके जा सकते हैं। तो 495 में से 445,500 आप निकाल लो, तो बाकी का जो बचा 49,500 वो फर्म की इनकम है, मिनिमम उतनी तो दिखानी पड़ेगी, उसके ऊपर 30% टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया? तो ऐसे कैलकुलेशन होता है। अब ये नंबर आप जितना छोटा करते जाओगे कहीं ऐसा भी हो जाएगा 3 लाख हायर आ जाएगा, ठीक है, वैसा हो सकता है। आप नंबर ले लो 2,75,000,
बुक प्रॉफिट हो सकता है, पॉसिबल है। इसका 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर। अब कौन सा हायर आएगा? अब बोले सर इतना तो कमाया नहीं जितना ये लोग बोल रहे बांट दो। मतलब ये हो गया कि फिर इस केस में आप है ना पूरा बुक प्रॉफिट ले जाओ और फॉर्म के नाम पे 0 टैक्स भरो तो चल जाएगा। बट जैसे ही बात 3 लाख से ऊपर जाएगी तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, वैसा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। इन्होंने जो कंडीशन बनाई अपने तो वैसे ही लगाएंगे ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, हायर तो हायर ले लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा आपकी मेमोरी को परेशान करना हो तो 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 3, बोले जो चीज ऑलरेडी परेशान है उसको और परेशान कर रहे हैं। 10,000 वाला जो अपना पॉइंट है कैश वाला, उसमें जो पीछे रूल दे रखा है ना 6DD, वो लिस्ट है। ये सारे ट्रांजेक्शन्स में लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। 10,000 से ऊपर भी दिया हो तो एक बार के लिए आप खर्चा क्लेम कर सकते हो। अब ये लिस्ट लर्न नहीं करनी, वैसे नहीं लिखवाएंगे, उतना भी परेशान नहीं करेंगे, बट ट्रांजेक्शन्स दे दिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन अलाउड कौन सा डिसअलाउड। तो मिक्स होंगे, कुछ अलाउड वाले भी होंगे। फिर आपको पढ़ के स्ट्राइक होना चाहिए कि ये रूल 6DD में देखा हुआ है, देखा देखा तो लग रहा है, उतना भी याद हो जाए तो चलेगा। हाँ, तो क्योंकि पूरा लर्न करके लिखना तो ज्यादा ही हो जाएगा, सिलेबस बहुत है। तो वो लोग समझी बना के पूछते हैं, 5 एंट्री पूछ ली, 5 मार्क का क्वेश्चन, तो 2-3 इसमें से ले लेंगे, 2-3 अदरवाइज ले लेंगे। जितनी सही पड़ गई उतने मार्क्स तो मिल जाएंगे। तो एक बार रीडिंग लिस्ट के तौर पे आप पढ़ लेना। अभी जितनी बार आपको पढ़ने का मौका मिले, मैंने मेन वर्ड्स तो थोड़े हाईलाइट किए हुए हैं रिकॉल करने के लिए, आप 2-3 बार पढ़ लो उसको। एक बार देख के भी याद आ जाएगा ना, तो सब में कुछ एंट्री सही पड़ेंगी, मार्क्स बन जाएंगे वैसा। उसके बाद है ना डायरेक्टली सेक्शन 43CA पे आ जाओ, क्योंकि सिलेक्टेड सेक्शन ही अपन पिक कर रहे हैं अभी। फोर्टी थ्री सी ए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है, बिकॉज कैपिटल गेन से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हमने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी किस बेसिस पे ओन कर रहे हो। अगर आपकी पर्सनल कैपिटल एसेट है और वो अगर आप ओन कर रहे हो, तो हमने देखा था स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होती है उससे कुछ कम प्राइस पे बेचा हो तो एक बार के लिए अलाउ कर देते वेरिएशन। और वो वेरिएशन कितना था? 10%। भाई 100 की चीज आपने 90 में बेची है तो एक बार डिपार्टमेंट अलाउ कर सकता है कि चलो ठीक है, मार्केट में कभी वैल्यूएशन ऊपर नीचे हो जाती, किसी को इमरजेंसी फंड्स की जरूरत थी, उसने बेच दिया। लेकिन यही प्रॉपर्टी या बिल्डिंग या फ्लैट जो भी है, आप एज अ बिल्डर उसको सेल करते हो, तो वहां पे सेक्शन 50C कैपिटल गेन का नहीं लग सकता, क्योंकि असेट जो है वो इन्वेंट्री है, कैपिटल असेट नहीं है। तो वहां पे सेम लाइंस पे दूसरा सेक्शन बना दिया 43CA। तो 43CA इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड है, बट ओनली इन केस ऑफ पीपल हु आर इनटू रियल एस्टेट, जो बिल्डर्स है, जिनके लिए वो प्रॉपर्टी पर्सनल असेट नहीं थी, जिनके लिए वो प्रॉपर्टी इन्वेंट्री थी। तो बिल्डर ने 100 फ्लैट बनाया तो वो उसके लिए इन्वेंट्री, उसका बिजनेस है। तो अगर उसमें से वो कोई फ्लैट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस पे बेचता है तो 10% का वेरिएशन उसको भी अलाउ कर सकते हैं। तो हमने देखा था, कैलकुलेशन किया था, 10% वेरिएशन चलेगा। तो सिंपल तरीका ये था कि जो कंसिडरेशन है जितने में बेचा है उसका 110% निकाल लो। स्टैंप ड्यूटी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। तो आपने 90 लाख में बेचा है तो 90 लाख का 110% 99 लाख होता है। अब अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 95, 96, 97, 98 कुछ भी चलेगा, लेकिन ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 102 है तो फिर प्रॉब्लम है, इतना वेरिएशन अलाउ नहीं करेंगे। तो कंसिडरेशन का 110% स्टैंप ड्यूटी हो, उस रेंज में हो तो ठीक है। तो ये 43CA का भी सेम पॉइंट है, ये पीछे कैपिटल गेन का भी सेम पॉइंट है, दोनों में यही बात होती है। बट वहां आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी और यहाँ पे आपकी एज अ बिल्डर या एज अ रियल एस्टेट डेवलपर इन्वेंट्री, बस इन्वेंट्री का फर्क हो जाता है। तो 43CA एक अच्छा सेक्शन। कैलकुलेशन आप देखोगे तो पेज 123 पे ना इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसमें सारे वेरिएशंस बताए हुए हैं। क्विकली रिवाइज करना होगा कैलकुलेशन कैसे होता है तो वो टेबल में से आप सारे वेरिएशंस देख सकते हो, तो ज्यादा वर्ड टू वर्ड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ से एक ब्लॉक स्टार्ट हो गया इस चैप्टर का, जो आखिरी ब्लॉक है,
44 वाली जो सीरीज है, AA से लेके AE तक, प्रिजम्पटिव इनकम, अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड, टैक्स ऑडिट, ये सारे पॉइंट्स पे बात हो रही थी। 44 AA एक थियरी सेक्शन है, अगर पूछना ही हो तो वो थियोरेटिकली लिमिट्स ही पूछ सकते हैं, किन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स वर्सेस अदर्स। फिर है पीजीबीपी इनकम वाले, ऐसे वेरिएशंस है, लिमिट आपको याद रखनी पड़ेगी। 44 AB ऑडिट के लिए, टैक्स ऑडिट किन के लिए कंपलसरी है, इसमें हमने वेरिएशंस देखे थे। 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है आपका टर्नओवर तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाना कंपलसरी। फिर हमने देखा कि अगर आपका कैश में खर्चा और कैश में जो रिसीट्स है वो 5% से कम है तो फिर आपकी ऑडिट लिमिट 1 करोड़ से बढ़ा के सीधा 10 करोड़, 10 करोड़ तक ऑडिट मत करवाओ, चलेगा। तो ये एक एडवांटेज दे दिया। 95% जिसका पैसा पक्के में आता जाता हो उसके ऑडिट करा के क्या करेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, तो फिर बोला आप ऑडिट लिमिट बढ़ा दो 10 करोड़ तक, ये अच्छा है। अब क्या है ना, इससे बिजनेस करने वाले को लालच रहेगा कि यार देखो मेरे को टैक्स की चोरी वैसे भी करनी नहीं, मैं पॉलिसी बना देता हूँ भाई हम लोग सारा पेमेंट ऑनलाइन ही करते हैं, चेक से ही करते हैं। इससे क्या होगा ना, मैं जब सारा पेमेंट ऑनलाइन करूंगा तो मुझे ये बेनिफिट मिल जाएगा, ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। तो मैं प्रूव कर सकता हूँ 10 करोड़ तक का टर्नओवर है लेकिन ऑडिट की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारा पेमेंट जो है व्हाइट मनी में आता है, एक्सपेंसेस भी वैसे ही जाते हैं, तो वो पॉइंट है, तो एक एडवांटेज मिल जाता है। फिर इसके साथ साथ हमने पीछे दूसरे सेक्शंस देखे, 44 AD और 44 ADA। कनेक्शंस की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। 44 AD प्रिजम्पटिव इनकम वाला प्रोविजन है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है तो फिर आप 44 AD का यूज कर सकते हो। इसमें एडवांटेज ये है कि सीधा आपके टर्नओवर पे 8% आपकी इनकम मान ली जाएगी फ्रॉम पीजीबीपी, एक्चुअल कैलकुलेशन करवाना जरूरी नहीं। अब जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है बट अप टू 2 करोड़ है तो वो 44 AB छोड़ के 44 AD में आ सकते हैं। तो अगर प्रिजम्पटिव इनकम ही है तो ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बोलते हो कि नहीं 8% तो मेरी इनकम नहीं है तो फिर ऑडिट करवाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ? दूसरा, अगर इसमें भी इन्होंने बोला है कि आप पक्के में पैसे लेते हो और कैश में नहीं लेते हो तो आपकी इनकम और रिड्यूस कर देंगे 6%। अच्छा, कुछ पक्के में है कुछ कैश में है तो फिर 6% या 8%, या एवरेज निकाल ले 7%, क्या करें? एक्चुअल कैलकुलेशन पार्टली करना पड़ेगा। तो आप जितना पैसा कलेक्ट कर रहे हो, आपका 1.5 करोड़ का सेल है, 50 लाख आपने कैश में कलेक्ट किया है तो 50 लाख पे 8% लगेगा, बाकी 1 करोड़ पे 6% लगेगा, सिंपल। तो एक्चुअल नंबर्स के बेसिस पे हम कर सकते हैं। इसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके नहीं दिखाना है, ऑडिट नहीं करवाना, लेकिन सेल का डेटा तो होगा ना आपके पास, कितने रुपए का सामान बेचा है, सेल इनवॉइस तो होंगे, उसके बेसिस पे ये बाइफर्केशन कर सकते हैं। तो ये सब कनेक्टेड सेक्शंस है। वैसे ही आया 44 ADA, ये किनके लिए था? प्रोफेशन वालों के लिए। बोला आपकी इनकम अगर 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं है तो आप प्रिजम्पटिव इनकम में जा सकते हो, लेकिन जो रेशियो है वो हो गया 50%। प्रिजम्पटिव इनकम जैसे पीछे 8% थी, यहाँ कितनी है? 50% है। अच्छा, इसमें बोला है कि लिमिट बढ़ाई है अभी अमेंडमेंट के थ्रू, 50 लाख के बदले हो जाएगी 75 लाख, लेकिन कंडीशन क्या थी? आपका पक्के का पेमेंट जो है 95% होना चाहिए, जब वही 5% कैश से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सेम चीज 44 AD में भी की थी उन्होंने। वो जो 2 करोड़ की लिमिट है आपकी बढ़ा के कितनी कर दी? 3 करोड़। लेकिन तब जब आपके कैश पेमेंट्स और कैश रिसीट्स 5% से ज्यादा ना हो तो आप जितना पक्के में ट्रांजेक्शन करोगे उतना आपके लिए लिमिट वो लोग इंप्रूव कर देते हैं, वैसा। फिर एक आया था 44 AE, ये कैलकुलेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और पास में बहुत बार रिपीट हुआ है। अभी रिसेंटली जब पुराने सिलेबस में MCQ पैटर्न था ना, उसमें तो ये सेक्शन बार बार यूज हो रहा था। तो कैलकुलेशन अच्छा खासा है, MCQ के मुकाबले तो छोटा है, मतलब वेटेज कम था और कैलकुलेशन ज्यादा था, तो आपके इन पेपर्स में तो यूज हो ही सकता है। हमने देखा गुड्स कैरेज वाले जो है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, उनके लिए ये सेक्शन काम का है। अगर आपके पास पूरे साल में 10 या उससे कम व्हीकल्स हैं जो आप इस बिजनेस में यूज कर रहे हो, वो व्हीकल आपके खुद के हो या आपने रेंट कर रखे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये बिजनेस में बहुत सारे लोग ट्रक्स लीज पे चलाते हैं, कि ट्रक में इन्वेस्टमेंट आपका नहीं है, आपने ट्रक पूरे साल के लिए किराए पे ले रखा है और उसको आप किराया दे रहे हो और फिर आप वो ट्रक ट्रांसपोर्टेशन में यूज करके कमा रहे हो, वो भी चलेगा। तो ट्रक आपके खुद के होने चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब हैवी व्हीकल लाइट व्हीकल में बाइफर्केशन है। हैवी व्हीकल होगा तो कैलकुलेशन अलग, लाइट व्हीकल होगा तो अलग। लाइट वाले में सिंपल बोल दिया 7500 रुपीज पर मंथ पर व्हीकल, ये आपकी प्रिजम्पटिव इनकम। हैवी व्हीकल वो है जिसका वेट 12,000 किलो या 12 टन से ऊपर है, उसमें बोला है पर टन पर मंथ 1000 रुपीज पर व्हीकल। एक व्हीकल से एक महीने का 1 टन कैपेसिटी पे आप 1000 रुपये कमा रहे हो,
अब 15 टन की गाड़ी है तो एक महीने का 15,000, वैसे पूरे साल का आप गिन लो। तो ये करके हम 44 AE में प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा इनकम दिखा रहे हो तो वेल एंड गुड, कम दिखाओगे तो फिर 44 AE में मिनिमम इतनी मानेंगे, तो ये क्राइटेरिया है। 44B वाली लिस्ट ओके है, मतलब उतना डेप्थ में नहीं जाओगे चलेगा। 44 AA से AE वाली ये सीरीज पूरी इंपॉर्टेंट है, मेन स्टोरी ध्यान रखनी है। चलिए, तो सेक्शंस तो सारे यहाँ पे कवर अप हो गए आपके। तो पीजीबी भी अपन ने यहाँ पे एक बार पूरा गो थ्रू कर लिया है।